माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 8 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। सो फर्स्टली यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड में भी हम फर्दर देखने जाए तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, तो इसके अंदर दो कंपाउंड रहते हैं, एक हमारा पेंटोस शुगर रहता है और दूसरा हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहता है जिसको हम नाइट्रोजिनस बेस बोलेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, तो नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर हमारे दो टाइप के नाइट्रोजिनस, फर्स्टली हमारा प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस और दूसरा हमारा पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन की हम बात करें तो इसमें दो एग्जांपल, एक हमारा एडेनिन रहेगा और दूसरा ग्वानिन इसका एग्जांपल रहेगा। और पिरिमिडिन में बात करेंगे तो पिरिमिडिन में फर्स्टली इसका एग्जांपल होगा साइटोसिन, दूसरा थायमिन और तीसरा यूरेसिल रहेगा। इस तरीके से हमारे 5 नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इस तरीके से हमारे 5 नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे। ये हमारे आगे हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारे डीएनए और आरएनए रहेंगे, तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे इसमें हमारे ये सारे नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर एडेनिन का स्ट्रक्चर की बात करें तो एडेनिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। फर्स्टली यहाँ पर यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर N रहेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हमारा हो गया एडेनिन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एडेनिन का। और ग्वानिन के एडेनिन को हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। और इसके बाद ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो हमारे एडेनिन जैसा ही ये भी दो इसके अंदर साइक्लिक रिंग रहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम दिखाएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड O एक रहेगा और यहाँ पर NH रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और इस तरीके से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये हमारा हो गया ग्वानिन। ये कौन सा एमिनो एसिड, तो ये हमारा हो गया ग्वानिन। सो आपको ये दोनों समझ में आ गए। प्यूरिन में हमारे दो नाइट्रोजिनस बेस, एक हमारा एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। और इसके बाद पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन में हमारे 3 नाइट्रोजिनस बेस। फर्स्टली हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर इसमें एक ही साइक्लिक रिंग रहेगी, प्यूरिन में यहाँ पर 2 साइक्लिक रिंग रहेगी, बट यहाँ पर पिरिमिडिन में ओनली 1 साइक्लिक रिंग रहेगी, ओनली 1 साइक्लिक रिंग रहेगी। ये आपको याद कर लेना है। फर्स्टली यहाँ पर साइटोसिन, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर NH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे, नाइट्रोजन NH, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा। तो ये हमारा हो गया साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया साइटोसिन का। इसको कैपिटल C से दिखाएंगे। इसके बाद थायमिन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये भी हमारा इसके अंदर सिंगल साइकिल ही रहेगी। सो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया साइटोसिन में यहाँ पर भी एक ऑक्सी ग्रुप रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर NH, यहाँ पर भी NH, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा। थायमिन में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो
नाइट्रोजिनस बेस बना ये हमारा थाइमिन, तो इसको कैपिटल T से दिखाएंगे। सो आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद यूरेसिल, यूरेसिल का स्ट्रक्चर सेम हमारा थाइमिन जैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर इसके ये जो कार्बन है इसके ऊपर हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा यूरेसिल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो इस तरीके से ये हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस बना हुआ ये हमारा यूरेसिल है, इसको कैपिटल U से दिखाएंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने देखा था रिबोज शुगर, इसके बाद हमने यहाँ पर पेंटोस शुगर, सॉरी पेंटोस शुगर, दूसरा हमारा पेंटोस शुगर रहेगा। पेंटोस शुगर में भी स्पेशली हमारा रिबोज शुगर, यहाँ पर दो शुगर रहेंगे, एक हमारा रिबोज शुगर रहेगा, एक हमारा रिबोज शुगर रहेगा, और दूसरा हमारा डीऑक्सी रिबोज, दूसरा हमारा डीऑक्सी रिबोज शुगर रहेगा। यहाँ पर रिबोज और डीऑक्सी रिबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, तो इसके स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा रिबोज शुगर है, इसका ये C1 कार्बन, ये C2, C3, C4 और यहाँ पर C5 इस तरीके से रहेगा, CH2OH। ये C1 कार्बन के ऊपर OH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर भी HOH और यहाँ पर HNCH2OH। ये हमारा जो शुगर हुआ ये हमारा रिबोज शुगर, ये हमारा आल्डो पेंटोस शुगर है। ये कौन सा शुगर है, तो आल्डो पेंटोस, ये हमारा रिबोज शुगर। आपको समझ में आ गया। इसके बाद डीऑक्सी रिबोज, डीऑक्सी रिबोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, तो हमारा सेम रिबोज शुगर जैसा रहेगा, बट इसके C2 कार्बन, ये इसका C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन, C3, C4 और C5। तो इसके C2 कार्बन के ऊपर ये जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा डीऑक्सी रिबोज। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर ये हमारा C2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी H एंड H रहेगा, यहाँ पर HOH रहेगा और यहाँ पर H एंड CH2OH रहेगा। तो ये हमारा जो शुगर है इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी रिबोज, क्योंकि यहाँ पर इसके सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर हमारा ऑक्सीजन ग्रुप, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो गया, तो इस वजह से इसको हम डीऑक्सी रिबोज बोलेंगे। सो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, टू डीऑक्सी रिबोज, टू डीऑक्सी रिबोज, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप आएगा, इसके बाद तीसरा हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा। फॉस्फेट ग्रुप आएगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या रहेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप में आपको पता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि हमारा H3PO4 है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, एक फॉस्फोरस, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, हमारा यहाँ पर एक OH, इसके बाद दूसरा और 3 इस तरीके से OH ग्रुप रहेंगे। अब ये तो हो गया फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बट फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर दिखाना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें से सारे ये जो हाइड्रोजन है इसको निकल देंगे, यानी कि इसका आयोनाइजेशन होगा, तो ये हमारा इसके ऊपर माइनस चार्ज बन जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज बन जाएगा। तो ये हमारा जो ग्रुप हुआ इसको हम बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप, और इसको इस तरीके से दिखाएंगे PO4 3-, इस तरीके से इसको दिखाएंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। सो इस तरीके से हमारे नाइट्रोजिनस बेस में हमारे 5 नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें हम स्पेसिफिक आगे 2 न्यूक्लिक एसिड की बात करने वाले हैं। इसमें एक हमारा डीएनए रहेगा, एक हमारा डीएनए और दूसरा आरएनए रहेगा। अगर यहाँ पर फर्स्टली डीएनए में देखेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लिक एसिड।
इसके नाम से आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा डीएनए में डीऑक्सीरिबो है, तो यहाँ पर जो डीएनए में हमारा शुगर रहेगा, इसके न्यूक्लियोटाइड में शुगर रहेगा, ये हमारा डीऑक्सीरिबोज शुगर रहेगा। यहाँ पर ये डीएनए में रहेगा, डीऑक्सीरिबोज शुगर हमारा डीएनए में रहेगा। और आरएनए में यहाँ पर आपको समझ आ रहा है रिबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसके अंदर रिबोज शुगर रहेगा, तो ये रिबोज शुगर आरएनए में रहेगा। तो इस वजह से इसको डीएनए और आरएनए। और हमारे जो ये 5 नाइट्रोजिनस बेस है, ये भी हमारे जैसे कि डीएनए में हम देखने जाएंगे तो डीएनए में हमारे 4 नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे। इसमें से फर्स्टली एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों में कॉमन रहेंगे। ये डीएनए में भी देखने को मिलेंगे और आरएनए में भी देखने को मिलेंगे। कौन से? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आरएनए में भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। बट ये लास्ट वाले हमारे थाइमिन और यूरेसिल जो एमिनो एसिड है, ये डीएनए में थाइमिन देखने को मिलेगा और जो आरएनए है इसमें यूरेसिल देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से हमारे डीएनए में भी 4 एमिनो एसिड हमारे नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलेंगे और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये हमारे हो गए नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद हम न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड किस तरीके से बनते हैं। सो यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियोसाइड में एक हमारा नाइट्रोजिनस बेस रहता है, एक हमारा नाइट्रोजिनस बेस रहेगा और उसके साथ हमारा पेंटोस शुगर रहेगा, उसके साथ हमारा पेंटोस शुगर रहेगा। ये नाइट्रोजिनस बेस में कौन से होंगे? तो हमने 5 नाइट्रोजिनस बेस देखे हैं। इसमें हमारा एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। ये इनमें से कोई भी हो सकता है। और पेंटोस शुगर में हमारा रिबोज शुगर हो सकता है, और इसमें डीऑक्सीरिबोज शुगर हो सकता है, डीऑक्सीरिबोज शुगर हो सकता है। सो फर्स्टली यहाँ पर हम इसका कोई एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि हमारा एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा NH2 ग्रुप, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, फिर से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, इस तरीके से। और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एडेनिन का। ये कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है? तो एडेनिन है। अब इसके साथ यहाँ पर हमारा कोई भी एक पेंटोस शुगर जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रिबोज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो रिबोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये फर्स्ट वाला कार्बन है, तो इसके ऊपर OH रहेगा, इसके बाद OH रहेगा, यहाँ पर भी H एंड OH रहेगा और यहाँ पर CH2OH रहेगा और यहाँ पर H रहेगा। इस तरीके से ये हमारा 5 कार्बन वाला रिबोज शुगर। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड किस तरीके से बनता है? तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा जैसे कि यहाँ पर ये हमारा रिबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, ये हमारा C1 कार्बन है, तो C1 कार्बन और ये हमारा नाइट्रोजन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पर ये जो OH ग्रुप, इन दोनों के बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन हमारा C1 कार्बन और ये नाइट्रोजन को N9 नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड को हम नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक। ये हमारा एक टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बट इसका नाम हम देंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपकी बुक में इतना डीप में नहीं है, बट यहाँ पर जो हमारे आगे वाले जेनेटिक वाले चैप्टर रहेंगे उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो अभी से आप इसको समझ लो तो आगे वाले जो चैप्टर रहेंगे उसमें आपको आसानी रहेगी। सो यहाँ पर हम समझते हैं ये हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये एडेनिन और रिबोज है, यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है प्लस रिबोज शुगर है, तो ये हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसाइन नाम होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एज ए नाइट्रोजिनस बेस ग्वानिन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एज ए नाइट्रोजिनस बेस ग्वानिन लेते हैं और हमारा रिबोज शुगर लेंगे, तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा इसका नाम होगा ग्वानोसाइन। और जैसे कि हमारे ये दोनों प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस हो गए। अब पिरिमिडिन में बात करें तो जैसे कि थायमिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल, इसके साथ अगर हमारा रिबोज शुगर जुड़ता है तो हमारा जो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा ये क्या बनेगा? तो थायमिन के साथ ये थाइमिडीन बनेगा, थाइमिडीन। और साइटोसिन के साथ साइटिडीन, यूरेसिल के साथ यूरिडीन। ये हमारे सारे नाइट्रोजिनस बेस हैं। अगर यहाँ पर रिबोज शुगर की जगह हम डीऑक्सीरिबोज अगर यूज करें, रिबोज शुगर की जगह यहाँ पर डीऑक्सीरिबोज यूज करें, तो हमारे जो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये यहाँ पर डीऑक्सीरिबोज अगर यूज करें तो ये हमारे जो न्यूक्लियोसाइड है इसके आगे यहाँ पर डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइड। यहाँ पर भी डीऑक्सी ग्वानोसाइड, यहाँ पर भी डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन, इस तरीके से इसके नाम होंगे। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसके अंदर हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा ये न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो C5 कार्बन है, ये C5 कार्बन यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर CH2 और OH, ये हमारा C5 कार्बन है, तो ये C5 कार्बन के ऊपर हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होगा? तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर PO4 इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O-, इस तरीके से ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। अब इन दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा, ये दोनों जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारा रिबोज शुगर का C5 कार्बन और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप दोनों जुड़ेंगे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। कई इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ये किस तरीके से बनता है तो इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड समझते हैं। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा ये पूरा OH ग्रुप और यहाँ पर ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर निकल जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे और हमारा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और कई इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हम DNA और RNA देखेंगे तब हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया और न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसका जो रिबोज शुगर या डीऑक्सीरिबोज शुगर रहेगा वो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे दो एस्टर बॉन्ड, यहाँ पर भी एक एस्टर बॉन्ड बनेगा और यहाँ तो है ही, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड।
अब न्यूक्लियोटाइड को नाम देना हो तो किस तरीके से नाम देंगे, तो जैसे कि यहां पर इसको इस तरीके से नाम देते हैं, जैसे कि यहां पर एडेनिन, उसके साथ हमारा रिबोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो हमारा ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड को, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे यहाँ पर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक AMP नाम होगा, AMP यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये हम बाद में समझते हैं, बट अभी के लिए इसको इस तरीके से लिख दे। यहाँ पर एडिनाइलेट इसको बोलेंगे, एडिनाइलेट बोलेंगे। अगर ग्वानिन हमारा नाइट्रोजिनस बेस है और रिबोज शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इसको हम बोलेंगे ग्वाइनाइलेट, ग्वानिलेट। ओके, और ये दोनों प्यूरिन हो गए। इसके बाद पिरिमिडिन में बात करें तो जैसे कि थाइमिन, साइटोसिन और यूरिन, इसके साथ रिबोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ भी रिबोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ भी रिबोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा जो ये बनेगा इसको हम बोलेंगे थाइमिन के साथ थाइमिडाइलेट, और साइटोसिन के साथ साइटिडाइलेट, और यूरिन के साथ यूरिडाइलेट। ये हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए। आगे हमने न्यूक्लियोसाइड देखे थे, बट यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड हो गए। न्यूक्लियोटाइड होने के लिए यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, जैसे कि यहाँ पर पहले हम एडेनिन और रिबोसोम को एडिनोसाइन बोलते थे, बट यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर ऐड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे AMP यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। आपने नाम सुना होगा AMP, ATP, इस तरीके से आपने ATP, ADP और AMP ये आपने सुना होगा। जो ATP रहेगा ये हमने सेल वाले चैप्टर में देखा था, ये हमारा एनर्जी करेंसी रहता है। क्या रहता है? ये हमारा एनर्जी करेंसी रहता है, और इससे हमारी एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पर एक तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो तो इसको हम ATP बोलेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से 2 ऐड हो तो इसको हम ADP बोलेंगे। और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप एक ही हो, जैसे कि यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियोटाइड में दिख रहा होगा, ये हमारा एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हमारा इसको हम बोलेंगे AMP। तो इस तरीके से ये हमारा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर ये दोनों मिलके एडिनोसाइन बनाएंगे और ये मोनोफॉस्फेट है, तो इस तरीके से AMP। और ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे तो इसको GMP बोलेंगे, GMP। इसको हम बोलेंगे TMP, इसको क्या बोलेंगे CMP और UMP। इस तरीके से इसके नाम रहेंगे। सो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आगे हमने न्यूक्लियोसाइड में देखा था, जैसे कि यहाँ पर रिबोज शुगर की जगह डीऑक्सीरिबोज, यहाँ पर डीऑक्सीरिबोज लेते हैं तो इसके नाम में, यहाँ पर रिबोज की जगह डीऑक्सीरिबोज लेते हैं तो इसके नाम में चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? तो यहाँ पर एडिनाइलेट है तो इसके आगे डीऑक्सी लगा देना है, इसके आगे डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानिलेट, डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, इसके बाद डीऑक्सीसाइटिडाइलेट और यूरिडाइलेट, डीऑक्सी यूरिडाइलेट। इस तरीके से इसके नाम होंगे। सो इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होगा इसको समझते हैं। पॉलीमराइजेशन होके क्या बनेगा? तो पॉलीमराइजेशन होके हमारे न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA बनेंगे। तो इसको समझते हैं। इसको भी मिटा दे दें। इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें और हमारा न्यूक्लिक
एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, एक हमारा डीएनए रहेगा, एक हमारा डीएनए रहेगा और दूसरा हमारा आरएनए रहेगा। डीएनए में हम बात करें तो डीएनए में हमारा जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन रहेगी इसके डबल स्टैंड रहेंगे। सो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स रहेगा। और हमारा जो आरएनए रहेगा ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रहेगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड कैसे है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक हमारा ये स्टैंड और दूसरा ये स्टैंड, ये हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है और ये हमारा दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन, और ये दोनों जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और ये हमारा इस तरीके से जो लैडर रहता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। लैडर में ये जो पग रखने की जगह है इसको हम आगे देखने वाला है, ये हमारे नाइट्रोजिनस बेस से बनेगी। और यहाँ पर ये जो बैकबोन है, ये जो इसके दो स्टैंड है, ये स्टैंड बनेंगे फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से, यानी कि इसमें डीऑक्सीरिबोज शुगर होगी। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में एक ही स्टैंड रहेगा, इसमें इस तरीके से हमारे नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे। सो इस तरीके से ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर रहेगा और ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर रहेगा। ये आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है, इसको हम डिटेल में देखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि ये हमने आगे देख लिया, हमारा डीएनए रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है हमारा डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कौन से जो नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे वो रहेंगे, तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन रहेंगे। और आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजिनस बेस रहेंगे? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल रहेंगे। इसमें डिफरेंस दोनों में है यूरेसिल और थाइमिन का, डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल। और इसके बाद हम बात करें तो डीएनए में हमारा डीऑक्सीरिबोज शुगर रहेगा। इसमें जो शुगर रहेगा ये हमारा डीऑक्सीरिबोज शुगर रहेगा। बट यहाँ पर आरएनए में जो शुगर रहेगा ये हमारा रिबोज शुगर रहेगा, ये रिबोज शुगर रहेगा। तो आपको ये समझना है। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के हम देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पर एडेनिन देखा था, एडेनिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। यहाँ पर NH2, ये हमारा एडेनिन हो गया। अब एडेनिन के साथ हम यहाँ पर जोड़ते हैं रिबोज शुगर को, या डीऑक्सीरिबोज या रिबोज शुगर ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिबोज शुगर को जोड़ेंगे तो रिबोज शुगर में यहाँ पर ऑक्सीजन, इस तरीके से ये हमारा रिबोज शुगर, इसके अंदर OH रहेगा। इसको रेड पेन से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर OH, यहाँ पर HNOH, यहाँ पर HNOH, यहाँ पर एक C5 कार्बन है तो CH2OH और यहाँ पर H। इस तरीके से यहाँ पर हमारे दो रहेंगे और ये दोनों जुड़ के हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। ये आगे हमने देख लिया है। ये हमारा जो बॉन्ड बनेगा इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते थे। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप इसके C5 कार्बन के ऊपर, यहाँ पर ये C1 कार्बन है और यहाँ पर ये C5 कार्बन है। तो ये जो C5 कार्बन है इसके ऊपर ये जो OH ग्रुप है इसको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से रहेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर O माइनस और O माइनस, और इन दोनों के बीच में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर CH2। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोटाइड बना है इसको हम बोलते थे एडिनाइलेट या AMP बोलते थे। अब यहाँ पर ये कोई न्यूक्लियोटाइड है,
इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए तो इसके साथ यहाँ पर जैसे कि कोई एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में हम नाइट्रोजिनस बेस यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले तो ये हमारा रिबोज शुगर है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा रिबोज शुगर है। रिबोज शुगर के ऊपर OH H H OH और यहाँ पर भी H OH, यहाँ पर H एंड CH2OH। इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लिख देते हैं, तो CH2 यहाँ पर O फॉस्फेट O माइनस और डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस ऐड होता है ये हमारा, जैसे कि साइटोसिन हम लिखते हैं, तो साइटोसिन को इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर NH2, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा साइटोसिन हो गया। अब इसके साथ यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ ये हमारे ये वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, ये दोनों निकल के एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे और हमारा ये कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हमारे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है, इस तरीके से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, C4 और C5। तो यहाँ पर ये C3 कार्बन है, ये C3 कार्बन का OH ग्रुप। और यहाँ पर जैसे कि हम सोच लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये OH ग्रुप है, तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को हम थोड़ा सा क्लोज इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर O P O माइनस डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये OH ग्रुप हम लिख देते हैं और यहाँ पर भी OH, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर ये पूरा OH ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये भी हमारा एस्टर बॉन्ड है, ये भी हमारा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास 2 एस्टर बॉन्ड है, सो इस वजह से इसको फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरीके से ये हमारा जो बना है इसको हम बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा पहले एक न्यूक्लियोटाइड था, अब यहाँ पर हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारा 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए और 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक याद कर लेना है, फॉस्फेट ग्रुप जब एक न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है तो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। बट यहाँ पर हमारे 2 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। आपको याद कर लेना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां पर इसके साथ आगे आप देखेंगे डीएनए और आरएनए में, तो इसके एक 3 एंड, एक इसका 3 एंड और एक इसका 5 एंड, इस तरीके से दोनों आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा जो एंड है ये C3 कार्बन है, तो ये इस तरीके से आगे पॉलीमरेज होगा, आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो ये 3 वाले कार्बन के साथ जुड़ेंगे। और आगे यहाँ पर ऊपर में हम देखेंगे तो ऊपर में ये हमारे C5 कार्बन के साथ जुड़ेंगे। तो ये हमारा जो एंड हुआ ये हमारा C5 एंड हुआ, ये हमारा इसको 5 एंड या 5 प्राइम बोलेंगे और ये हमारा 3 एंड या 3 प्राइम बोलेंगे। सो इस तरीके से ये हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। आगे ये इस तरीके से चलता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर एक रिबोज शुगर से जुड़ेगा और यहाँ पर एक नाइट्रोजिनस बेस रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, एक रिबोज शुगर से जुड़ेगा और यहाँ पर एक नाइट्रोजिनस बेस, ये इसके C1 कार्बन पे रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारी चेन रहेगी, वो चलती रहेगी, इसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में ऐसी हमारी एक ही चेन देखने को मिलेंगी, आरएनए में हमारी एक ही चेन देखने को मिलेंगी और ये इस तरीके से रहेगी, जैसे कि यहाँ पर एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप और इसके साथ
और इसके साथ जैसे कि ये हमारा रिबोज शुगर है, सेम इसी तरीके से फॉस्फेट, इसके साथ रिबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ रिबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ रिबोज शुगर, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे कि ये हमारे रिबोज शुगर है, तो रिबोज शुगर के साथ हमारा इसके C1 कार्बन के ऊपर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, ये हमारा इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा। ये चाहे यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस की जगह जैसे कि एडेनिन लिखते हैं, यहाँ पर ग्वानिन लिखते हैं, यहाँ पर साइटोसिन लिखते हैं, यहाँ पर जैसे कि थाइमिन नहीं आएगा, यहाँ पर यूरेसिल आएगा, आरएनए है तो यूरेसिल आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हमारा आरएनए हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा आरएनए का हो गया। अगर यहाँ पर डीएनए इसको करना है तो डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में डबल स्टैंड हो गए। और डबल स्टैंड कैसे होंगे, तो जैसे कि ये हमारा जो रिबोज शुगर है, रिबोज शुगर नहीं होगा, इसमें डीऑक्सीरिबोज होगा, यहाँ पर भी डीऑक्सीरिबोज शुगर होगा। ये हमारा डीऑक्सीरिबोज शुगर हो गया, और ये एडेनिन और ये साइटोसिन। तो यहाँ पर इसके सामने भी यहाँ पर हमारा एक स्टैंड रहेगा, और स्टैंड में आपको याद रखना है, इसके सामने वाले जो स्टैंड रहेंगे इसमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि यहाँ पर एडेनिन है तो इसके सामने डीएनए में, ये डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में अगर एडेनिन है, कोई एक स्टैंड पे एडेनिन है, तो इसके सामने वाला जो स्टैंड रहेगा इसमें ऑलवेज थाइमिन रहेगा। और अगर थाइमिन है तो इसके सामने वाले जो स्टैंड रहेगा इसमें ऑलवेज एडेनिन रहेगा। अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो सामने वाले में साइटोसिन रहेगा, और साइटोसिन है तो ग्वानिन रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हमारे जो ये डीएनए रहेंगे इसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन पिरिमिडिन का नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे, जितने प्यूरिन रहेंगे उतने ही पिरिमिडिन रहेंगे। और इसको बोलेंगे इरविन सारग्राफ लॉ, इरविन सारग्राफ लॉ, इसको इरविन सारग्राफ लॉ बोलते हैं। जितने प्यूरिन होते हैं इतने ही पिरिमिडिन हमारे डीएनए में देखने को मिलते हैं, तो इसको इरविन सारग्राफ लॉ बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो और ये भी आपको याद रखना है, ये हमारे जो ए और टी रहेंगे इसके अंदर, ये हमारे जो डबल स्टैंड रहेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि ये डबल स्टैंड है तो इसके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। और हमारे जैसे कि ए और टी है, जैसे कि यहाँ पर एडेनिन और सामने थाइमिन है, सामने वाले यहाँ पर थाइमिन है, तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, वो हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, टी और ए के बीच भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। ये इसका उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि ये हमारा आरएनए है, आरएनए में अगर यहाँ पर शुगर हम बदल देते हैं और डीऑक्सीरिबोज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डीऑक्सीरिबोज, ये डीऑक्सीरिबोज और ये डीऑक्सीरिबोज, तो यहाँ पर हमारा यूरेसिल नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा थाइमिन। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये हमारा जो थाइमिन रहेगा। तो इसके सामने वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड रहेगा, ये जैसे कि ये हमारा जो स्टैंड है ये यहाँ पर 5 प्राइम तो 3 प्राइम है, तो इसके सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री हमारा स्टैंड रहेगा, ये इसके एंटी पैरेलल रहेगा, इसके एंटी पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा स्टैंड रहेगा, ये स्टैंड में कैसा रहेगा, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डीऑक्सीरिबोज 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 डीऑक्सीरिबोज, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से ये हमारा स्टैंड है। और इसकी जो पोलैरिटी रहेगी वो यहाँ पर
5 एंड रहेगा, यहाँ पर 3 एंड है तो यहाँ पर 5 एंड और यहाँ पर 3 एंड। इसके सामने जैसे कि एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन रहेगा, एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन रहेगा, ग्वानिन है तो यहाँ पर रहेगा साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर रहेगा ग्वानिन, और यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर रहेगा एडेनिन। इस तरीके से यहाँ पर इसके सामने रहेगा। अब यहाँ पर जो एडेनिन रहेगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। और यहाँ पर हमारा ये जो G और C है तो इसके बीच में इस तरीके से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, और G और C फिर से तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, T और A के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। सो आपको ये याद कर लेना है। और आरएनए में आगे हमने देख लिया आरएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से, जैसे कि फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, और यहाँ पर रिबोज शुगर रिबोज शुगर रिबोज शुगर, ये सारे इस तरीके से यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर इसके इनसाइड में यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन हो सकता है, जैसे कि साइटोसिन है, यूरेसिल है, यहाँ पर एडेनिन है। तो इस तरीके से ये हमारा आरएनए हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा आरएनए हो गया, ये डीएनए हो गया। अब इसको लेडर के साथ कंपेयर करें तो ये हमारा जो बैकबोन है, आगे भी हमने बात की है, ये हमारा जो बैकबोन है, ये बैकबोन किससे बनेगा, तो बैकबोन बनेगा, आपको याद रखना है, बैकबोन रहेगा ये शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप से बनेगा। और यहाँ पर जो पग रखने की जगह है तो इसको हम बोलेंगे, ये जो इनसाइड रहेंगे यानी कि इनसाइड रहेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस। और ये जुड़े रहेंगे डीएनए में, जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ये हमारे डीएनए और आरएनए बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए बनते कैसे ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि जेनेटिक वाले चैप्टर में इसको डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी के लिए यहाँ पर डिटेल में नहीं देखेंगे, बट इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का ट्राई करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमारा जैसे कि फर्स्टली डीएनए, तो डीएनए बनता कैसे है, तो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा। जैसे कि ये हमारा कोई एक डीएनए है और डीएनए के अंदर नया डीएनए बनना है, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड रहेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे और हमारे ये जो डीएनए के दोनों स्टैंड है ये एक दूसरे से अनकॉइल रहेंगे। ये हमारा जो डबल स्टैंड है ये भी इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से ये राइट हैंडेड हेलिक्स रहेगा, इस तरीके से राइट हैंडेड हेलिक्स में प्रेजेंट रहेगा। और इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर ATGC इस तरीके से यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रहेंगे। सो आपको ये समझ लेना है। अब यहाँ पर इसमें रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन में ये जो दोनों हमारे स्टैंड है यहाँ से अनटेंगलेड हो गए और यहाँ पर अनटेंगलेड हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे और यहाँ पर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री जो भी हमारा स्टैंड रहेगा इसका सिंथेसिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई एक हमारा ये स्टैंड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि यहाँ पर ए है तो टी बना दिया और इसके साथ इस तरीके से ये हमारा एक स्टैंड बना दिया और ये हमारा जो स्टैंड रहेगा ये भी टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट रहेगा और यहाँ पर ये दूसरा स्टैंड बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक हो गया डीएनए और ये हमारा दूसरा डीएनए हो गया। तो इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसमें रेप्लिकेशन यानी कि स्वयं जनन होगा। और आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, तो ये जो डीएनए रहेगा डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा, डीएनए में
ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, जैसे कि ये हमारा डीएनए है तो डीएनए के अंदर इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ये हमारा जो स्टैंड है एज ए टेम्पलेट यूज होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये हमारा आरएनए बना लेगा, ये हमारा आरएनए बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आरएनए बन गया। अब ये आरएनए बाहर जाके इसके जो भी फंक्शन होंगे वो करेगा। तो इस तरीके से आरएनए बनेगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आरएनए के भी 3 टाइप के आरएनए रहेंगे, एक हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा हमारा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा हमारा रिबोसोमल आरएनए। इन तीनों के फंक्शन आपको थोड़े से पता होंगे। जैसे कि मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है, मैसेंजर आरएनए हमारा ये जो न्यूक्लियस रहेगा सेल का, जैसे कि ये सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये बनते हैं, इसके बाद न्यूक्लियर पोर से ये बाहर आते हैं और बाहर आके हमारे जो रिबोसोम रहेंगे, रिबोसोम के ऊपर ये रिबोसोम के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि ये रिबोसोम है, ये रिबोसोम के साथ ये अटैच हुए तो इसको हम पॉलीसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीसोम बोलेंगे। और अब ये ट्रांसलेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसका ट्रांसलेशन करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और ये प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कैसा रहेगा, तो ट्रांसफर आरएनए इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से हमारा ट्रांसफर आरएनए रहेगा। इसके ऊपर यहाँ पर हमारे एमिनो एसिड, आगे हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, तो एमिनो एसिड जो रहेंगे वो यहाँ पर अटैच रहेंगे। और यहाँ पर हमारा जैसे कि मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर यहाँ पर कोड प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर AUG है तो AUG के हिसाब से यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट हो गए। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, तो T UK A और G के कॉम्प्लीमेंट्री C, तो यहाँ पर TAC रहेगा, TAC रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर मिथियोनिन, आगे हम इसको देखने वाले हैं, मिथियोनिन एमिनो एसिड यहाँ पर इसके ऊपर अटैच है। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए रहेगा वो यहाँ से पूरे जो हमारे साइटोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर से एमिनो एसिड ढूंढ के इसके ऊपर अटैच करके इसको यहाँ पर पॉलीसोम के ऊपर लाता है। और पॉलीसोम के ऊपर, जैसे कि ये हमारा रिबोसोम है, ये हमारा रिबोसोम रहेगा। रिबोसोम में एक इसका बड़ा यूनिट रहेगा और एक इसका छोटा यूनिट। जैसे कि आगे हमने देखे थे 80S रिबोसोम और 70S रिबोसोम। 80S रिबोसोम मेनली हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। सो इसमें एक हमारा 40S स्मॉल यूनिट और 60S बड़ा यूनिट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहेंगे और यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये इस तरीके से एमिनो एसिड लाके जोड़ता रहेगा, ट्रांसफर एमिनो एसिड, और इस तरीके से हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड जुड़ते रहेंगे, इस तरीके से हमारा प्रोटीन बनता रहेगा। तो ये हो गया। अब रिबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, तो रिबोसोमल आपने देखा होगा, ये हमारे जो आरएनए हमारे रिबोसोम रहेंगे, रिबोसोम बनने के लिए क्या चाहिए था, तो रिबोसोम बनने के लिए रिबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके हमारा रिबोसोम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे तीनों आरएनए का फंक्शन ये होता है। ओके, ये थोड़ा सा ओवरव्यू में हो गया, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लिक एसिड, आगे हमने न्यूक्लियोटाइड देखा और न्यूक्लियोसाइड देखा। और इस वाले लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाने लायक जैसा लगेगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।